एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हमने ये देखा था पी क्यू इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, then mod pq equals to square root of x square plus y square plus z square। और इसके बेसिस पे हमने प्रूव किया था कि एल प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 फॉर्मूला, हमने ये प्रूव किया था। ये पार्ट अपना यहाँ है, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो ये पार्ट हमारा यहाँ है, ठीक। और मैंने कल एक और बात बोली थी कि ये जो थियोरी मैंने कल प्रूव किया था सबके दिमाग में रिकॉर्डेड होना चाहिए, रीजन की उसके बेसिस पे कई सारे फॉर्मूले आएंगे। तो ये अगर अच्छे से याद है तो स्टेप बाय स्टेप मैं फटाक से कहीं से कोई स्टेप लेके फॉर्मूला प्रूव कर सकता हूँ। अब यहाँ देखोगे तो ये 3 स्टेप्स याद करो, ये 3 स्टेप्स देखो हमने कैसे लाए थे। cos अल्फा is x by mod op, cos beta is y upon mod op, and cos gamma is z upon mod op. But we all know that cos alpha, cos beta, cos gamma are nothing but LMN also. So what we can say that आपके लिए मैं ले रहा हूं यहाँ पे कि L is equals to x upon mod op, M is equals to y upon mod op, वही लिख रहा हूँ जो कल हुआ था, N is equals to Z upon mod op, ठीक है। तो अब अगर आप लोग को एक चीज याद है सबको, क्या कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था वेक्टर्स जिस दिन स्टार्ट हुआ था। वेक्टर्स टॉपिक स्टार्ट होने पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, टू फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of given vector, or to find unit vector parallel to given vector, or also we can say to find unit vector along a given vector, and that unit vector along, parallel, in the direction of, तीनों में से कोई भी वर्ड्स यूज करे, in the direction of given vector is, let's say यहाँ पे मैंने pq बार ही दिखाया सपोज, that will be formula क्या था, that vector upon its magnitude, ये हमारा PQ नहीं था, हमारा OP था। मुझे अब ध्यान आया, और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा नालायक लोग, इसका मतलब किसी को याद नहीं है कि कल हमने OP यूज किया था। मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। ओके, तो ये फॉर्मूला मैं वापस बोल रहा हूँ, नो डाउट अब 100 स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे हैं, तो नॉर्मल क्लासरूम में भी आप लोग उसमें से 60% स्टूडेंट्स तो टाइम पास में लगे रहते हो, और ऑनलाइन में तो मैं कई लोगों से सुना भी हूँ कि आप लोग मोबाइल ऑन करके कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते हो, बहुत बिजी लोग हो। लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस हो रहा है। हमने ये पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर अलोंग गिवन वेक्टर इज गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, उसके बेसिस पे मैं ओपी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी बार विल बी ओपी बार अपॉन मॉड ऑफ ओपी बार। अगर मैं यूनिट वेक्टर को डिनोट करता हूँ, यहाँ पे डिनोट करता हूँ बाय ई कैप, यूनिट वेक्टर में कैप हम लोग लेते हैं, आई जे के जैसे लेते हो, यहाँ पे मैं अगर इसको ई कैप बोलूं तो ई कैप का फॉर्मूला क्या आ रहा है, ओपी बार अपॉन मॉड ऑफ ओपी बार, ओपी अपॉन मॉड ऑफ ओपी। ओपी बार अपना क्या है, ओपी बार अपना है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, ये ओपी है, अपॉन मॉड ओपी। अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं अभी, मतलब सारे टर्म्स में दे दूं, तो ये इसको ऐसा भी लिख सकता था कि एक्स अपॉन मॉड ओपी, x upon mod op into I plus y upon mod op into j and z upon mod op into k, ये ऐसा भी हो सकता है। इसी को मैंने अगर सारे टर्म्स में स्प्लिट कर दिया तो x upon mod op I plus y upon mod op j plus z upon mod op k। लेकिन अगर हम लोग अभी हमने इसको लिखा था, कल हमने ये दिखाया था कि x upon mod op तो cos अल्फा हो रहा था, दैट इज l, y upon mod op is cos बीटा, दैट इज m,
and z upon mod of p is cos gamma, that is n. It means इसके जगह पे मैं अगर lmn सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा e कैप की वैल्यू आ रहा है li प्लस mj प्लस nk. ठीक है? हेलो? हाँ सर। अब इससे आपको देखो, मैं वापस बोल रहा हूँ कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसलिए जरा ध्यान दो प्लीज कि ये फॉर्मूला डिराइव करने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि इन केस वी हैव एनी यूनिट वेक्टर व्हाइल सॉल्विंग एनी सम्स और थियरीज और एनीथिंग इन दिस टॉपिक, अगर आप लोग कभी भी यूनिट वेक्टर देखते हो तो in that case the coefficients of I, J and K will give you L, M and N. Are you getting me? Any unit vector. In case of any unit vector, that coefficients of I, J, K will give you L, M, N. ठीक, अगर यूनिट वेक्टर है तो बार बार मैं याद दिलाऊंगा, यूनिट वेक्टर है तो कोई अगर जनरल वेक्टर है तो आई जे के कोई कोएफिशिएंट को एलिमेंट मत बोल देना, वो गड़बड़ होगा, मैं उसके बारे में भी आगे बताने वाला हूँ. ये सिर्फ यूनिट वेक्टर है तब आई जे के का जो कोएफिशिएंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन कोसाइंस को, एल एम एन को. ये फॉर्मूला से यहां प्रूव हो रहा है. ठीक है, अब मैं आगे जाऊं. हाँ सर. ठीक है, वापस बोल रहा हूं, धीरे धीरे कंफ्यूजन बढ़ेगा, सारे फॉर्मूले बढ़ेंगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा. यही प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन के साथ है, यही प्रॉब्लम इंटीग्रेशन के साथ है. बट वेक्टर्स कंपैरेटिवली इजी है, बट फॉर्मूले हैं. अब देखो, हमने कल तक क्या पढ़ा, अब तक जो पढ़ा दैट इज अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस क्या था? सबसे पहले हमने पढ़ा अल्फा, बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस. और इसी को हमने नाम दिया था L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, LMN का नाम आया था M इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड N इक्वल्स टू कॉस गामा. ये पढ़ा था. फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1. अच्छा, दो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, अगर किसी ने कल देखा रहेगा तो वो समझ भी सकता है. इफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है फॉर 2 मार्क्स, equals to 1, then prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equals to 2, and cos 2 alpha cos 2 beta cos 2 gamma equals to -1. ठीक है, तो ये देके ये प्रूव करने आपको बोल सकता है. ये दोनों सम्स आप लोग खुद से ट्राई करते रहना. तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1. और उसके बाद अभी हमने पढ़ा, इन केस वी हैव यूनिट वेक्टर देन कोएफिशिएंट्स ऑफ I, J, K विल रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर. अब अगला पॉइंट से इजी पार्ट है लेकिन वापस कंफ्यूजन बढ़ाएगा, ये देखते जाओ. अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज. और डायरेक्शन कोसाइंस में हमने क्या देखा था, उसका डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, then only we can say cos alpha, cos beta and cos gamma are direction cosines of the same line. Now the direction ratios में क्या बोलता है, if we have ABC, any real number, ABC belongs to any real number, ठीक.
स्मॉल abc से प्रेजेंट करते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियोज को. So ABC are any real numbers, and if those ABC are proportional to डायरेक्शन कोसाइंस, कंडीशन यही है, सिंपल कंडीशन है. इफ A, B and C are proportional to LMN, then A, B and C are known as direction ratios of the same line whose direction cosines are L, M and N. कुछ समझा मैंने क्या बोला? No. मैंने सिंपल सा पॉइंट बोला, जो भी ना बोल रहे हैं नालायक, मैंने सिंपल बोला. ABC मतलब कोई भी 3 नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी 3 नंबर्स हो सकते हैं. जैसे कि अगर मान लो मैंने L लिया 2, M लिया 3, N लिया 5, कुछ भी लिया, ये LMN है. तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, 4/2 इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू 10/5, है ना? प्रोपोर्शनल हुआ ना? हाँ सर. हेलो. क्योंकि ये मैं फॉर एग्जांपल लिया, LMN ऐसा लिया, तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये 4, 6 जो 10 है, 4, 6, 10 है, ये प्रोपोर्शनल टू LMN हो गया. इसलिए 4, 6 और जो 10 है, ये डायरेक्शन रेशियोज है इसी लाइन का जिसका एलिमेंट 2, 3, 5 है. इसका मतलब अगर सोचोगे तो ये भी हो सकता था, ये भी प्रोपोर्शनल हुआ ना? हाँ सर, समझा. अरे ये भी प्रोपोर्शनल ही हुआ है. हाँ हाँ सर. आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? आ रही है. आ रही है सर. वो ABC किधर से मिलेगा? क्या बोला? हेलो. ABC किधर से मिलेगा? हाँ क्या बोला? अरे भाई ABC कहाँ अमन, से मिलेगा? मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ कहानी, तो कहीं और चलाता है हमेशा. मैंने क्या बोला, ये नंबर तेरे को 4, 6, 10 इसका प्रोपोर्शन में दिखा है, प्रोपोर्शन में कि नहीं? दिखाना सर, है ना? हाँ, तो जो बोल रहा हूँ पहले वो सुन, ध्यान से सुना कर. तू कहानी कहीं और लेके चला जाता है, कहाँ से मिलेगा वाली बात ही नहीं आ रही है. तू पहले ध्यान से सुना कर मैं क्या बोल रहा हूँ. मैंने क्या बोला, any real numbers which is proportional to LMN are the direction ratios of that line. That's it. तो अगर 4, 6, 10 proportional to 2, 3, 5 है, मतलब 4, 6, 10 उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है. सिमिलरली मैं देख रहा हूँ कि 16, 24, 40 भी प्रोपोर्शनल टू 2, 3, 5 है, तो ये भी डायरेक्शन रेशियो होगा. सिमिलरली अगर मैं साइन चेंज कर दूं, तीनों में माइनस कर दिया, तो भी प्रोपोर्शनल टू 2, 3, 5 है, तो ये वापस -16, -24, -40 भी डायरेक्शन रेशियोज होगा. दैट मींस किसी भी लाइन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो सकता है. समझा? कहीं से लाना नहीं है तुझे, सिर्फ ये देखना है कि जो भी नंबर्स तुझे मिलेगा उसके डायरेक्शन कोसाइन से प्रोपोर्शनल है क्या. अगर प्रोपोर्शनल है तो वो डायरेक्शन रेशियो बन गया, खत्म. प्रोपोर्शनल क्या है मतलब? सौरभ भाई जरा वापस पूछ, प्रोपोर्शनल क्या है मतलब? क्या क्या मत बताओ इसमें, प्रोपोर्शनल क्या है मतलब? सर क्या होता है प्रोपोर्शनल? ए राम, ए भाई प्रोपोर्शनल के बारे में कोई बोलो भाई, कोई और आंसर दो. कोई तो सर वो समझा दिख रहा प्रोपोर्शनल है. क्या होता है? हाँ सर, वो दिख रहा है कि ये इसका मतलब मल्टीपल है, वो दिख रहा है, सब में से मल्टीपल है, पर सर वो उसका मीनिंग प्रोपोर्शनल नहीं वर्ड समझ ये पहले सुन, प्रोपोर्शनल वर्ड ये पहली बार सुन रहा है? नहीं. प्रोपोर्शनल आज तक कभी कहीं आया ही नहीं, इनफैक्ट मैथ्स छोड़ कई जगह पे आया होगा प्रोपोर्शनल. हाँ सर, पर वो तो इससे अलग था. प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या अलग होता है? एक सेकंड प्लीज, मैं थोड़ा लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ. कोई दूसरे स्टूडेंट कोई भी एक्सप्लेन करो प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या क्या होता है. कोई तो सामने आओ जल्दी से, प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझाओ, नहीं तो फिर मेरा दिमाग वैसे ही फ्यूज होगा. अब ये चीज बताने जाएंगे तो थोड़ा दुनिया बदलेगी. ये कंफ्यूजन सोचो किस लेवल के कंफ्यूजन आते हैं.
कोई प्रोपोर्शनल का मीनिंग कौन समझाने आ रहा है, या मैं नाम लूं? हेलो अमन, तू ही बता चल। अरे सर मतलब जो जिसके साथ वो बढ़ता है, मतलब 2, 3 और 5 हम लोग को गिवन है ना, उसका डायरेक्शन को साइंस। ये तो एग्जांपल मत दे, प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझा उसको। हम लोग अब तक प्रोपोर्शनल मतलब कहीं पढ़े ही नहीं है, ऐसा बात कर रही है। सर वो सर पढ़ा है, मतलब एक बढ़ेगा तो वो भी दूसरा बढ़ता है दूसरा वाला। डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं पढ़ा है? सर वो मालूम है, पर सर ये तो ऐसा नहीं, थोड़ा अलग है उससे। क्या अलग है? बाबा रे, मतलब मेरे लिए समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिमागी हट जाएगा तो मैं समझाऊंगा क्या। कल भी शायद एक पॉइंट पे आया था, वहां पे वहां पे तूने नहीं बोला प्रोपोर्शनल क्या होता है। ये इसका मीनिंग क्या हो रहा है? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? सर उनका ये रेशियो सेम आएगा। हाँ तो ये क्या हुआ, कहाँ गए हम लोग? तो इसका अभी मैं वापस वही क्या बोल रहा हूँ, ये भी क्या हो रहा है? वो सेम प्रोपोर्शन में। इसका रेशो सेम नहीं आ रहा है। सेम आ रहा है। सेम मीनिंग मतलब इस ये कोई और भी बोलो भाई, मैं जरा इस पे भी पर अभी पूछ ही लेता हूँ रैंडमली किसी को भी, कि भाई किसी को बोल सकता है कि नहीं। चेतन इलग, चेतन तू जो पहले आंसर देता था अभी शांत बैठ गया, प्रोपोर्शनल का मीनिंग पहले कभी सुना हुआ है? हाँ सर। क्या होता है जरा बता मेरे भाई। सर मतलब सेम रहना, मतलब क्या कोई सेम भी, रहना? मतलब 16/2, 24/3, 14/5, सबका आंसर सेम आना। और रेशियो सेम हो रहा है, बराबर है। प्रपोर्शन का मतलब ये होता है, इसलिए मैं बोला कि हम लोग ने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा था, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, या अगर किसी को याद होगा तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ये दो चीज पढ़े हुए हम लोग, बराबर है। डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल मतलब ये जिस रेशो में बढ़ेगा सेम रेशो में ये बढ़ेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब ये जो रेशो में बढ़ेगा उसका ठीक उल्टा ये रेशो में बढ़ेगा, यही सब पढ़ा था ना। हाँ हाँ हाँ। और ये सर। सारी कहानी रेशियोज के बारे में तो है, ये सारे रेशियोज की तो कहानी पढ़ रहे हैं। मतलब प्रोपोर्शनल क्या होता है ये सुन के मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा ऑनेस्टली सौरभ भाई। और मैं अमन को भी इसमें अक्यूज करता हूँ कि तुम लोग ना, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तुम लोग किसी चीज को शायद रट रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, रट रहे हो। बुरा लगेगा, तुम लोग को लगेगा कि खुलेआम ये सुना रहा है, गुस्सा होकर खुद मुझे हम दोनों को सुना रहा है, लेकिन ये रट रहे हो। पढ़ रहे होते तो ऐसी चीजें नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी। प्रोपोर्शनल क्या होता है? सिंपल सी बात है यार, मतलब ये दोनों एग्जाम्पल देख के भी समझ में आ रहा है कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। ये सौरभ भाई, ये 4/2 का वैल्यू क्या आएगा? 2/1। 6/3। सर सबका सेम ही आएगा, 2/1 ही आएगा। हाँ तो इसीलिए, क्योंकि तीनों का रेशियो, अगर तुझे ये समझ रहा है तो ये लैंग्वेज में समझ, तीनों का रेशियो सेम है मतलब तीनों प्रोपोर्शन में। हाँ सर। सेम चीज मैंने यहाँ किया। मतलब तुम लोग तो हाँ सर, अजीब समझा कंफ्यूजन समझा। में जाओगे, और फिर तुम जैसे लोग बोलेगे हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं आता है। अरे भाई मजा है, तुम लोग उस चीज के लिए बने ही नहीं हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में रुलाने वाले टॉपिक्स हैं। वेक्टर्स तो फिर भी थोड़ा बहुत देख के बच जाओगे। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में भी मेरे ख्याल से बचना चाहिए था। डिफरेंशिएशन में अगर फंस रहे हो तो अजीब हो, लेकिन एवरी ईयर स्टूडेंट्स फंसते हैं। कोई भी पढ़ा ले उन टॉपिक्स को, जिनको प्रैक्टिस नहीं करनी है वो फंसेंगे, मतलब फंसेंगे। और इंटीग्रेशन तो मजा दिलाता है, मतलब इंटीग्रेशन में तो मैं रेशियो बोल सकता हूँ एवरी ईयर 95% स्टूडेंट्स रोते रहते हैं, 95% स्टूडेंट्स रोते रहते हैं। हार्डली 5% होते हैं जिसने दिमाग लगाया होता है और उनको आता है। और ये सब ऐसे टॉपिक हैं कि तुम लोग 10 बार भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना, और उसके बाद थोड़ा सांस लेने लग जाओगे, दोबारा पढ़ने जाओगे ना, तो मालूम पड़ेगा वापस डाउट आ गया। ऐसे टॉपिक्स हैं, तो वहां पे ना दिमाग चलाना पड़ता है, और दिमाग नहीं चला के अगर ऐसा हम लोग ब्लैंक रहेंगे तो काम खत्म हो गई बात। वेरी गुड। मैं टॉपिक पे आता हूँ, नहीं तो अदरवाइज आज तो मुझे लगता है मैं किसी चीज पे बात भी नहीं कर पाऊंगा। मैं वापस पार्ट पे आ रहा हूँ और डायरेक्शन रेशियोज पे आ रहा हूँ।
उसका नाम भी रेशियोज था, वहां पे हमने वो भी ध्यान नहीं दिया है कि मैंने सिंपल अभी तक बोला है, आपके पास अगर किसी भी लाइन का या वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है, अब जहां तक कोसाइन की बात करेंगे तो वो कल हम लोग ने क्लियर किया था कोसाइन क्या होता है। मैं इसलिए एक ही चीज कितनी बार बोल रहा हूँ, मुझे खुद को अजीब लग रहा है कि एक ही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन दे दिया है LMN, फिर मैंने बोला कि ऐसा कोई भी रियल नंबर, 3 रियल नंबर, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल्स 3 है, ये भी कल बात हुई थी, डायरेक्शन एंगल्स 3 है, इसीलिए किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन से भी 3 होगा। इसीलिए अगला पॉइंट आता है, ऐसा कोई भी रियल नंबर आपके सामने आ जाए, अगर वो रियल नंबर, यही तो कंडीशन था, अगर वो रियल नंबर आपके डायरेक्शन कोसाइंस के प्रपोर्शन में है, प्रपोर्शन मतलब उनका रेशियो, प्रपोर्शन का मतलब जो लोग नहीं समझ रहे हैं, अगर वो वैल्यूज का रेशियोज आपको तीनों का सेम मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पहले ही फॉर्मूला में, ये कंडीशनल फॉर्मूला हो गया कि अगर वो रेशियो सेम दिख रहा है तो हम लोग उस रियल नंबर को डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे जिसका डायरेक्शन कोसाइन LMN है। एकदम सिंपल। तो इसलिए देखो, अब यहाँ पे एक लाइन में और ऐड कर रहा हूं, और इस बीच में आज एक बंदा नहीं दिख रहा भाई, पांडे है कि नहीं ग्रुप में? हेलो, ओम पांडे प्रेजेंट है क्या आज? नहीं तो फिर तो और मजे आएंगे। देखो इस टाइप के लेक्चर को जो भी मिस कर रहे हो उनको और बहुत मजे आने वाले हैं। तो अब अगला पॉइंट आता है कि एकदम ध्यान से सुनो, किसी भी लाइन के लिए जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है वो फिक्स है, डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन का चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स नंबर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस देगा। रीजन कि वो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन एंगल के ऊपर बेस्ड है। तो किसी भी लाइन का, जैसे मैं बार बार याद दिलाता हूँ, कल भी बोला था कि जब इंक्लिनेशन दिया है तो हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन एक ही होगा तो उसका स्लोप भी एक होगा। ठीक इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइंस में भी गेम वैसे ही होता है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा हमें मिलेगा तो उसके बेसिस पे ही कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मिलेगा। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी रियल नंबर, ये ध्यान से सुनो, कोई भी रियल नंबर अगर LMN के प्रोपोर्शन में आ गया तो डायरेक्शन रेशियो वो कहलाएगा। इसका मतलब किसी भी लाइन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज पॉसिबल है। इसीलिए मैंने ये 3 एग्जांपल अभी दिया कि किसी भी लाइन के लिए यहाँ पे 4, 6, 10 डायरेक्शन रेशियोज था, उसी सेम लाइन के लिए क्योंकि ये प्रोपोर्शन में आ गया तो ये भी डायरेक्शन रेशियो होगा, उसी सेम लाइन के लिए कुछ और प्रोपोर्शन में दिखा दो तो वो भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। ये सिर्फ आपको याद रखना है, मतलब डायरेक्शन रेशियोज चेंज होते रह सकता है और किसी भी लाइन के लिए कितना भी डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, लेकिन कोसाइन सेम होगा। ठीक, सर डायरेक्शन का क्या करना है पर? आगे बता रहा हूँ, उसका यूज आगे आ रहा है ना भाई, उसके बेसिस पे फॉर्मूले हैं। कल तूने एक्सरसाइज पढ़ा था? एक्सरसाइज? हाँ देखा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन तूने देखा कल? हाँ तो लास्ट में देखा 2 क्वेश्चंस पढ़ा हुआ है। एंडिंग हाँ है। हाँ तो क्यों नहीं सोचा कुछ करने के लिए, कुछ समझा कि नहीं? ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं आगे डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस के बेसिस में रिलेशन क्या बनेंगे। इन दोनों के बेसिस पे फॉर्मूले आ रहे हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन था डायरेक्शन रेशियोज का। डेफिनेशन क्या था? एनी रियल नंबर प्रोपोर्शनल टू LMN आर द डायरेक्शन रेशियोज ABC। तो अगर यहाँ पे हम लोग इनवर्टेंडो यूज करेंगे तो ये हमें मिलेगा L/A इक्वल्स टू M/B इक्वल्स टू N/C। सिंस ऑल द रेशियोज आर सेम लेट इट बी K। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, अब तो ये मत पूछना K कहाँ से आ गया। So since all the ratios are same, so let that ratio be K. So that's why L is equals to AK, M is equals to BK, and N is equals to CK. We know that L square plus M square plus N square equals to 1. ये फॉर्मूला हमारे पास है, हमने कल डिराइव किया था। तो अगर मैं LMN की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो A स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस C स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल्स टू 1. K स्क्वायर is common,
a square plus b square plus c square equals to 1. So k square equals to 1 upon a square plus b square plus c square. So k is finally equals to plus or minus 1 upon square root of a square plus b square plus c square. ये आपका k का वैल्यू आया. ठीक, मैं ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होगा, कोई एक देगा दूसरा पूछेगा, ये गेम हो जाता है, तो इसके लिए मैं उस पे जा रहा हूँ. तो अब देखो k की वैल्यू अगर मिल गई तो हम लोग यहाँ k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो k है प्लस और माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 प्लस और माइनस 1 इंटू a आएगा. मतलब l की वैल्यू क्या आएगा, l की वैल्यू आपको आ रहा है प्लस और माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. m की वैल्यू आएगा प्लस और माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. एंड n की वैल्यू आएगा प्लस और माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. मतलब अगर अब मुझे कोई ये बोल दे, सिंपल सी बात सुनो, अगर कोई आपको ये दे दे कि suppose the direction ratios of any line are given, a is 2, b is minus 3, c is 1, ऐसा दे दे, and the question is to find lmn, तो आप ये फॉर्मूला से इजिली फाइंड कर सकते हो. l की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14. m की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14. और n की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14. अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा. आप में से कुछ लोग जो ज्यादा सोचते हैं करते कम है, वो सोच सकते हैं सर b की वैल्यू -3 थी ना, तो भी m प्लस माइनस 3 कैसे आया. वो माइनस प्लस होगा अगर आप समझ सकते हो तो, जो लोग समझ सकते हैं. बट कुछ लोगों के लिए, खासकर आपके पूरे ग्रुप के लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा, फॉर्मूला यही है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कभी भी माइनस को ध्यान मत दो, प्लस में ही लेके आ जाओ, एक ही वैल्यू लो. बात समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं. इसको ऐसे याद रखो, L is A upon, M is B upon, and N is C upon. हेलो, यस सर. यस सर. मैं प्लस माइनस याद रखना नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ प्लस याद रखो, आपका काम हो जाएगा. हाँ, ये प्लस माइनस साइन आपको यूज कब हो सकता है, एक अजीब केस में, कभी कभी एमसीक्यूज वाइज ऐसे क्वेश्चंस घुमा सकता है, तो वहां पे आप ध्यान देना कि प्लस माइनस भी शायद काम करे. अदरवाइज सिर्फ प्लस में लेके काम करो, आपका सारे सम सॉल्व होंगे, कोई आंसर का प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज मिलेगा. ठीक, तो LMN का फॉर्मूला आप याद रखोगे, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. b of m is b upon root of a square plus b square plus c square and is c upon root of a square plus b square plus c square. ये LMN की वैल्यूज आप याद रखोगे बस. ठीक, एंड मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया कि कैसे आप LMN फाइंड कर सकते हो. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे. तो अब तक मैं वापस एक पॉइंट पे जा रहा हूँ, वापस मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है कि मैंने अब तक क्या पढ़ा. मैंने पढ़ा कि इफ वी हैव एनी रियल नंबर्स, इफ वी हैव any real numbers and if those real numbers are proportional to LMN, then we know that those real numbers are known as direction ratios. तो वहां से कहानी चेंज होती है. कहानी क्या चेंज होती है, अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 पॉइंट ले रहा हूं, P Q. P लिया मैंने x1 y1 z1, Q लिया x2 y2 z2. ठीक, तो आप तो अच्छे बच्चे लोग हो, सबको पता है पी क्यू बार की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j एंड z2 माइनस z1 k. ये सब याद है कि नहीं, ये पता है ना, ऐसे लिखते हैं. हाँ सर. यस सर. इसमें भी कोई डाउट है तो वापस हम पोजीशन वेक्टर में जाएं. ठीक, ऐसा लिखते हैं. ठीक है, थैंक यू, इतना आप लोग को याद है.
तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जो अपना PQ कल OP पे सारा फॉर्मूला हुआ था, OP आपको बार बार मुझे दिखाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग महानतम में से महान हो। मैंने OP लिया था, OP, O मतलब ओरिजिन 000 था, P XYZ था, इसलिए OP बार विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आ गया था x, वहां पे भी हुआ था x -0 y -0 z -0, बट क्योंकि वो 000 था तो हमें मिला था xi + yj + zk। और फिर मैं याद दिला रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 2 3 देखो, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 2 3 देख लो नालायकों। cos अल्फा जब OP xi + yj + zk है तो cos अल्फा आया x अपॉन OP, cos बीटा आया y अपॉन OP एंड cos गामा आया z अपॉन OP। तो अगर मैं OP के जगह पे अब मैं PQ ले रहा हूँ, PQ ले रहा हूँ, तो चेंजेस क्या आएंगे वो अगर आप सोच सकते हो तो थोड़ा सोचना। चेंजेस आएंगे सेम मेथड, अगर मैं देखूं तो चेंजेस ये आएंगे कि हमें मिलेगा इंस्टेड ऑफ x वी विल गेट cos अल्फा इक्वल्स टू x2 minus x1 upon PQ, cos beta equals to y2 minus y1 upon PQ, and cos gamma equals to z2 minus z1 upon PQ। ठीक है, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ जिसको एटलीस्ट समझ रहा वो हाँ हाँ करो, बाकी लोग आप लोगों ने फॉर्मूला नहीं देखा है कल वाला तो आराम से बैठो, नो प्रॉब्लम, ये चलता रहेगा। क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूँ फॉर्मूला भी बहुत बढ़ने वाले हैं, ये तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला धीरे धीरे अच्छे से बढ़ेगा। तो अब देखो, इसको ही मैं ऐसा भी लिख सकता था, इसको क्या लिख सकता था, दैट इज PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है ना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में ले रहा हूँ। कॉस अल्फा का मतलब ये मेरे ख्याल से NL भी लिख सकते हैं, PQ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन m लिख सकता हूँ। ऐसा भी लिख सकता हूँ। सो PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन L, PQ equals to y2 minus y1 upon m and PQ equals to z2 minus z1 upon n। क्योंकि PQ तीनों के लिए कॉमन है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x2 minus x1 upon L is y2 minus y1 upon m is z2 minus z1 upon n all equals to PQ, ये लिख सकता हूँ। अब अगर थोड़ा भी किसी का दिमाग चल रहा होगा, थोड़ा भी चल रहा होगा, तो अक्ल अगर होगी तो सोचेंगे, जरा वापस ध्यान दो, x1 x2 y1 y2 z1 z2 ये कोई ना कोई नंबर्स ही होंगे, रियल नंबर्स ही होंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके ये रियल नंबर बनेगा। यस आकांक्षा, वेरी गुड। सो एज वी कैन सी नाउ ऑल दीज नंबर्स आर प्रोपोर्शनल टू LMN आ गया। और हमने अभी अभी देखा था एनी रियल नंबर प्रोपोर्शनल टू LMN आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इन केस ऑफ PQ x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1 are nothing but direction ratios of that line। यही उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है क्योंकि वो LMN के प्रोपोर्शन में आ चुका है। ठीक, तो x2 minus x1 ही आपका A है, y2 minus y1 आपका B है एंड z2 minus z1 आपका C है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं P ले लूं मैं 3 5 minus 1, Q is suppose 4 minus 2 3, तो PQ बार का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, ABC क्या होगा, A will be 4 minus 3 1, B क्या होगा -2 -5 -7 और C क्या होगा 3 minus of -1 that is +1 is 4। ये उसका ABC होगा, आप इजिली सब्ट्रैक्ट करके ABC फाइंड कर सकते हो।
तो ये मुझे फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला, इसी के बेसिस पे दूसरा फॉर्मूला आएगा। मॉड पी क्यू का मतलब क्या होता है, कोई बोल सकता है मॉड पी क्यू का मतलब? PQ का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पी क्यू का मैग्नीट्यूड मतलब उस पी क्यू वेक्टर का लेंथ, बराबर है। यहाँ पे हम लोग लेंथ के लिए, क्योंकि एलएमएन ऑलरेडी यूज हो रहा है, मैं इस लेंथ के लिए डिनोट कर रहा हूँ डी से, दैट इज डिस्टेंस। डी बोलूंगा इसको मैं, डिस्टेंस। तो अब कहानी क्या होगी देखो। सो इट मीन्स नाउ वी हैव डी। सो अगर इक्वेट कर रहे हो यहां से यहां से यहां से इक्वेट करके देखो, x2 माइनस एक्स इक्वल x1 इक्वल्स टू एल डी, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू एम डी, z2 माइनस z1 इक्वल्स टू एन डी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, अगर x2 फाइंड कर सकते हो। x2 लिखूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, x1 प्लस एल डी, y2 इक्वल्स टू y1 प्लस एम डी एंड z2 इक्वल्स टू z1 प्लस एन डी। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं ये बता रहा हूँ। आपको पूछेगा कोई भी लाइन देगा, उसका डायरेक्शन कोसाइंस दे देगा, डायरेक्शन कोसाइंस देगा मतलब एल एम एन देगा, उस लाइन का डिस्टेंस दे देगा, डी दे दिया, मैग्नीट्यूड दे दिया तो, और फिर क्या करेगा, दो कोऑर्डिनेट में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट देगा, दो कोऑर्डिनेट में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट देगा, दूसरा पूछेगा। तो दूसरे कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अगर देखोगे, मैंने x2 लिया तो x2 क्या आ रहा है, इसको शिफ्ट किया तो x1 प्लस एल डी, लेकिन अगर मैं x1 फाइंड करता तो क्या आता है, x2 माइनस एल डी। मतलब अगर ध्यान दोगे ये पार्ट भी हमने पहले यूज किया हुआ है, मेरे ख्याल से स्ट्रेट लाइन या कहीं फॉर्मूला में यूज हुआ है, स्ट्रेट लाइन में यूज हुआ है। ये ए है, ये बी है, पैरामेट्रिक फॉर्म में यूज हुआ था। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन आर गिवन and the coordinates of one point, the question will be to find the coordinate of another point at a distance of let's say 5 units from given point। अगर at a distance of 5 units from given point बोला तो ये इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, ये कंडीशन बनती है। इसलिए आपका फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला इज x इक्वल्स टू x1 लिखोगे प्लस और माइनस एल डी, y इक्वल्स टू y1 प्लस और माइनस एम डी, प्लस माइनस लेना पड़ेगा, एंड z इक्वल्स टू z1 प्लस और माइनस nd. For this is the formula for finding the coordinate of unknown point। unknown point को मैंने x y z बोला है, given point जो रहेगा उसको x1 y1 z1 बोला है, ठीक। सो अब मैं क्या समराइज कर रहा हूं, देखो हमने अब तक पढ़ा क्या। हमने पढ़ा फर्स्ट थिंग L इज cos अल्फा, M इज cos बीटा, N इज cos गामा। फिर हमने पढ़ा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये तो 1 होता है। फिर हमने पढ़ा A by L is B by M, it's C by N, then A, B, C are direction ratios। फिर हमने पढ़ा L equals to A upon square root of A square plus B square plus C square, M is equals to B upon square root of A square plus B square plus C square, and N equals to C upon square root of A square plus B square plus C square, LMN की वैल्यू। फिर हमने पढ़ा x2 minus x1 upon L is y2 minus y1 upon M is z2 minus z1 upon N, all equals to mod PQ। फिर हमने पढ़ा x is x1 plus or minus LD, y is y1 plus or minus MD, z is z1 plus or minus ND। फिर हमने पढ़ा एक फॉर्मूला मैंने मिस किया था, E कैप is LI प्लस MJ प्लस NK, ठीक।
अभी तक 7 फॉर्मूले हो चुके हैं, 8वां फॉर्मूला दे रहा हूं। अब देखो, अभी मैंने ये पॉइंट देखा कि if we have the coordinates of 2 points, if we have the coordinates of 2 points, then difference between the coordinates x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 are the direction ratios of that line. वो हमें डायरेक्शन रेशियो प्रोवाइड कर देता है। तो अब मेरा पॉइंट ये है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की बात कर रहा हूं। जैसे हमने ओपी लिया था, ओ में 0 0 0 होगा, पी में एक्स वाई जेड होगा लेट्स से। तो ओपी बार क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सेम वही कंसेप्ट, एक्स माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0। लेकिन हमने देखा अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ तो उसका डिफरेंस तो एबीसी डायरेक्शन रेशियोज देता है। मतलब मैं ओपी बार मतलब पी बार को लिख सकता हूँ एक्स ए प्लस वाई जे प्लस जेड के। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्स वाई जेड है वो तो इसका पी बार का डायरेक्शन रेशियोज है। सुनने में आ रहा है? इसके बेसिस पे कुछ समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि यूनिट वेक्टर अगर है तो उसमें कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के आपको एलिमेंट देगा, लेकिन अगर कोई जनरल वेक्टर है तो कोएफिशिएंट्स आपको हमेशा ए बी सी देगा, एल एम एन नहीं, ए बी सी देगा। और ये चीज हमें अभी इसने बताया, ये फॉर्मूले ने बताया। एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर है सबको? अब तक में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये 8 फॉर्मूले के बेसिस पे। किसी को कुछ पूछना है इस 8 फॉर्मूले के बेसिस पे? नहीं पूछना, ठीक है। अब अगर कोई भी ध्यान दे रहा है, तो एक्सरसाइज में जो आपका 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन के लिए ये 4th फॉर्मूला यूज हो रहा है, एंड 13th क्वेश्चन के लिए ये 6th फॉर्मूला यूज हो रहा है। सिक्स्थ फॉर्मूला 12th क्वेश्चन के लिए 4th फॉर्मूला और 13th क्वेश्चन के लिए 6th फॉर्मूला यूज हो रहा है। लेकिन कोई देख रहा है टेक्स्ट बुक में, देख रहा है क्या क्वेश्चंस? देख रहा। हाँ सर। 13th क्वेश्चंस को पढ़ के देखो, मैं जो बोल रहा हूँ 13th क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे 6th फॉर्मूला है, देख लो। किसी को कोई कुछ पूछना है? हेलो, सब क्लियर है? हाँ सर, वही यूज हो। क्लियर है सर। नहीं, क्या क्लियर है? ए बी में 13th सम में तो ध्यान दिया, नालायकों थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 13th सम में आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है, ए बी सी दिया है, लेकिन फॉर्मूला में एलएमएन यूज किया है। मतलब सबसे पहले तुम लोगों को एबीसी के बेसिस पे एलएमएन फाइंड करना पड़ेगा, तब 6th फॉर्मूला यूज होगा। ये ध्यान दिया किसी ने? दिया सर। अच्छा, तू इतना भी ध्यान देता है, बहुत बड़ी बात है। गुड। इसके बाद एक क्वेश्चन है 14th वापस एक लेंदी क्वेश्चन है, मैं उसको नेक्स्ट टाइम सॉल्व करूंगा। लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये बेसिक सम से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये 8 फॉर्मूले आना है। मैं इसके बेसिस पे ट्राई कर रहा हूँ कि 2 फॉर्मूले में और दे देता हूँ। चलो फॉर्मूले देख लो, चलो 1 मिनट। लेट्स से द क्वेश्चन इज, हमें 2 यूनिट वेक्टर लेट से दे दिया,
यूनिट वेक्टर दो दे दिया, E1 एंड E2. E1 is L1 M1 N1, E2 is L2 M2 N2. ये दो फॉर्मूले दे दिए. हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस और टू वेक्टर्स. फर्स्ट इन केस ऑफ LMN आर गिवन एंड सेकंड इन केस ऑफ ABC आर गिवन. LMN म्हणजे याद रखना हमेशा, LMN मतलब डायरेक्शन कोसाइन सोच लेने का, ABC मतलब हमेशा डायरेक्शन रेशियो सोच लेने का. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं E1 डॉट E2 डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, E1 कैप E2 कैप cos एंगल बिटवीन E1 एंड E2 लेट इट बी थीटा, ये मिलेगा. बराबर ना. तो हाँ अगर आप लोगों को इस तरह से हाँ बोला ऐसे तेरे को बहुत अच्छा से क्लिक हो जाता. अगर आप लोग को याद होगा जब हम लोगों ने वेक्टर टॉपिक में एंगल का फॉर्मूला देखा था, डॉट प्रोडक्ट में ही किया था हमने, ए बार और बी बार दिया था, हमने वहां लिया था A1i B1i C1i A2i B2j एंड C2k, ऐसा लिया था. तो हमें A डॉट बी क्या मिला था, A1 A2 B1 B2 C1 C2. सेम चीज यहाँ भी मिलेगा. अगर आप इसके जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान अगर दे रहे हो तो ये दोनों 1 1 होने वाला है. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आपको मिलेगा cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. It means for finding angle between two vectors or two lines when the direction cosines are given, this is your formula. Mod of, क्योंकि acute angle find करेंगे तो mod of L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. अगर इसमें किसी को याद नहीं आ रहा है, जो कि आप लोग के लिए सब कॉमन चीजें हैं, ये मुझे पता है किसी को कुछ याद नहीं रहता है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ देखो ये कंसेप्ट यूज किया हुआ है. A डॉट बी इक्वल्स टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये कंसेप्ट यूज हुआ हमारा. बट A डॉट बी अपने यहाँ पे इस सम में क्या था, अभी A डॉट बी क्योंकि आज के कंडीशन में दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो मॉड A मॉड B 1 हो जाएगा, इसलिए ये ऐसा फॉर्मूला आया. cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. अदरवाइज cos थीटा का फॉर्मूला याद करो, ये है देखो. और अगर याद होगा जब मैंने ये फॉर्मूला दिया था तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था ये फॉर्मूला आपको इतने अच्छे से याद रखना है कि पूरे वेक्टर्स 3D लाइन प्लेन हर जगह पे यही फॉर्मूला आएगा. ठीक याद है किसी को मैंने बोला था? हाँ सर. तो वही फॉर्मूला आ रहा है देखो. तो इसके बेसिस पे मतलब यूनिट वेक्टर दे दिया तब तो ये फॉर्मूला बनेगा, लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं दिया, जनरल वेक्टर दिया, जैसे कि P बार दे दिया तो P1 क्या हो जाएगा, A1i प्लस B1j प्लस C1k. P2 हो जाएगा A2i प्लस B2j प्लस C2k. तो वहां पे अगर आपको cos थीटा फाइंड करना है तब तो आपके पास यही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि आपका मेन फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा देखो, cos थीटा इक्वल्स टू A डॉट बी अपॉन मॉड A मॉड B, यही फॉर्मूला था ना. हाँ सर. उस फॉर्मूला से आपको ये फॉर्मूला मिलेगा. मतलब cos थीटा इन केस ऑफ V1 वी हैव then cos theta equals to mod of A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon root of A1 square plus B1 square plus C1 square into root of A2 square plus B2 square plus C2 square. सेम फॉर्मूला जो डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे. तो दोनों के लिए, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, हमने फॉर्मूला यूज किया वी ऑल नो दैट cos थीटा इक्वल्स टू A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B. ये फॉर्मूला हमने यूज करके दोनों फॉर्मूला डिराइव कर लिया. फिर इसके बाद कहानी क्या आती है, इसके बाद कहानी आती है जैसे ही एंगल आ गया, तो एंगल आया तो फिर दो केस तो आएंगे ही, पैरेलल परपेंडिकुलर. ठीक, तो पैरेलल परपेंडिकुलर बोला तो इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर वेक्टर्स पैरेलल आए तो पैरेलल आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा,
आप देखोगे, ध्यान से देखो, अगर मैं वापस ये पॉइंट पे जा रहा हूं, पैरेलल का मतलब क्या होगा? अगर ये लाइन L है तो कहीं से ऐसा या ऐसा कहीं से दूसरा लाइन पास होगा, वही तो पैरेलल होता है ना। और अगर पैरेलल हुआ तो आप ये देख लो कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है, वो जो डायरेक्शन एंगल्स पहले बोल सकते हैं वो सेम बनेगा, और डायरेक्शन एंगल्स अगर सेम बना तो मतलब डायरेक्शन कोसाइंस सेम होगा। ठीक, तो इसके बेसिस पे पूरा इसको पेज पलटने में मेरा 2-4 साल निकल जाएंगे। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल तो आपको कंडीशन मिल रहा है L1 इक्वल्स टू प्लस और माइनस L2, M1 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस M2 एंड N1 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस N2। अब यहाँ पे कुछ आप में से कुछ लोगों को ये डाउट आना चाहिए, सर प्लस और माइनस क्यों आया। और डायरेक्शन रेशियोज के बेसिस पे बात करोगे तो सेम फॉर्मूला जो हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज किया है, the vectors will be in proportion, the coefficients of ijk will be in proportion if parallel। और अगर लास्ट कंडीशन है if perpendicular, L1 is perpendicular to L2, परपेंडिकुलर होगा तो सबको पता है cos थीटा वैल्यू थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो पॉइंट क्या आता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, L1 प्लस L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू जीरो, या बोल सकते हो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू जीरो, ये हमने यूज किया हुआ है। और ये फॉर्मूला आपको फिक्स कर लेना है दिमाग में, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू जीरो, कई बार यूज होगा। ठीक है, तो ये, और आपको कितने फॉर्मूले मिलेगा, 1 2 3 4। अब जाके 3D पार्ट, सर 3 डायमेंशन। हेलो सर, वो दोनों अगर दो लाइन पैरेलल हैं, वो वाला पूछ रहा था, पूछू क्या? हाँ बोल। सर दो लाइन पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन सेम रहेंगे? ऑफ कोर्स पैरेलल अगर हैं तो एंगल सेम होंगे ना, सोच के देख। हाँ सेम होंगे बराबर। सर तो प्लस एंगल सेम होंगे तो फिर हाँ, माइनस तब क्या प्लस माइनस, आएगा तब? प्लस माइनस क्यों लिया बता रहा हूँ, प्लस माइनस क्यों लिया बता रहा हूँ। अगर क्योंकि वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग इसलिए प्रॉब्लम होती है। मैंने क्या किया, अपना एक लाइन ऐसा है पैरेलल मतलब कहीं से ऐसा निकला, तो अब हम लोग देखेंगे कि पैरेलल है तो ये एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे तो डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा, सेम मतलब L1 इक्वल्स टू L2 बोलो, M1 इक्वल्स टू M2 बोलो, N1 इक्वल्स टू N2 बोलो। लेकिन मैंने माइनस क्यों लिया, अगर ये डायरेक्शन है तो ये एंगल हम लोग ले रहे हैं, लेकिन अगर मान लो ये डायरेक्शन ले लिया तो ये एंगल लेना पड़ेगा, तो ये पाई माइनस थीटा कहलाएगा ना। हाँ सर। पाई माइनस थीटा के वजह से वो माइनस में आ जाएगा। अगर कॉस अल्फा है, देख अगर x के साथ एंगल अल्फा फॉर्म किया तो कॉस अल्फा बोलेगा, लेकिन इस तरफ अगर एंगल आ गया तो क्या बोलेगा, कॉस पाई माइनस अल्फा बोलेगा। और पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो इसलिए माइनस एल हो गया। तो इसलिए मैंने बोला डायरेक्शन अगर अगर अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो साइन चेंज कर देगा, इसलिए मैंने प्लस माइनस का साइन लिया है। हाँ थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट बुक भी पढ़ो रे, थोड़ा थोड़ा ना आप लोग ना इसके बाद ना काम नहीं करते हो, टेक्स्ट बुक पढ़ो। अदरवाइज वैसे ही मैं बोल रहा हूँ बार बार, 3D में बहुत सारी चीजें हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में ये चीज इतना आसान नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा और इजी जरूर पड़ता। बट ये फॉर्मूले 8 फॉर्मूले ये हुए, आप लोग अगर देख रहे हो तो ये 8 फॉर्मूले हैं, ठीक। और उसके बाद ये फॉर्मूले आ गए, ये सब ने लिख लिया है तो नहीं तो लिख लो फटाफट, सारे फॉर्मूले लिखो, पहले ये 8 फॉर्मूले लिखो। और फॉर्मूले लिखते लिखते मैं, क्योंकि टाइम भी अपना गड़बड़ हो जाता है, ये 7:30 वाले में रेस्ट्रिक्शंस रहता है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। मुझे एक पॉइंट पे बोलना था, सब लोग लिखते रहो तो लिख लो और मैं पॉइंट पे मुझे आंसर दो। देखो आप लोग जब 12th पास आउट करोगे और एंट्रेंस एग्जाम दोगे आइदर जेई और नीट, तो वहां पे आपको एडमिशन के टाइम पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पता है सबको।
हाँ हेलो। सर। जैसे कि सबसे पहले अगर किसी का कोई कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। देन एक चीज प्लीज ध्यान से सुनो, ये इस साल बहुत गड़बड़ हो रहा है, नया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं भी किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है। सब लोग मेरी बात सुन रहे हो? पहली बात तो यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। देखो, एक नया सिस्टम लास्ट ईयर से अप्लाई हुआ है, EWS कैटेगरी। किसने ध्यान दिया है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हेलो, किसी ने ध्यान दिया है? नो सर। सुना है नहीं कभी? सर। अब जरा गधों ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कंडीशन क्या है, आप लोग सर्च भी करोगे तो मालूम पड़ेगा, बट जनरली मैं बता देता हूँ। कंडीशन है कि आपकी घर की फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आप यहाँ पे हो, ज्यादातर लोगों के घर में इनकम 8 लाख से कम होगी, ठीक है। कुछ ही लोग होंगे ज्यादा हो सकते हैं, अदरवाइज सब मोस्टली 8 लाख से कम होगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन है, जो आपका मुंबई में अगर कोई घर है तो घर 1000 स्क्वायर फीट से कम एरिया का होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से कम। और अगर गांव घर में कहीं भी इंडिया में कोई जमीन जायदाद है, वो भी आपके पापा ये के नाम पे ऑफ कोर्स, तो उसका भी एक लिमिटेशन है, इतना ही होना चाहिए। अगर उससे कम है तो मैं ऐसा पाता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपने यहाँ पे हैं, वो ज्यादातर स्टूडेंट्स ये कैटेगरी में आएंगे, EWS के कैटेगरी में आएंगे। तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है EWS का, उस पे आज से ही इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करो। आपको जनरली 2-3 सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं। एक, जैसे मैंने बोला, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका बन जाएगा, या बना रहे, सॉरी बन गया रहेगा तो अच्छी बात है। दूसरा बनेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल के लिए भी पता कर लो अभी से, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक। तीसरा बनेगा इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आप लोग के पेरेंट्स का मार्च अप्रैल में बनेगा, अभी बनाने की जरूरत नहीं है, मार्च अप्रैल में बनाना। लेकिन डोमिसाइल और कास्ट ये पहले से हो तो अच्छी बात है। और चौथा मैं बोल रहा हूँ EWS का जितना जल्दी से ट्राई करो, क्योंकि ये सब टाइम कंज्यूमिंग सब ये है, काम है। तो अगर EWS भी बन जाता है तो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसलिए ये सारे पेपर वर्क पे अब भी आज ही पेरेंट्स से चर्चा करना, डिस्कस करना कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। एंड आप लोग अगर कोई रिलेशन में या कहीं कॉन्टैक्ट्स में है तो बात करो, अदरवाइज अगर आप देखोगे तो जो अपना